नॉर्मली एंजियोग्राफी कराने के बाद लोग परसेंटेज डॉक्टर्स वहाँ हॉस्पिटल्स में बताते हैं कोरोनरी आर्टरीज 4 से 3 मिलीमीटर की होती है, स्ट्रॉ से भी पतली होती है और वो फ्लेक्सिबल होती है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कोरोनरी आर्टरी कंस्ट्रिक्ट होती है, हार्ट रिलैक्स होता है तो कोरोनरी आर्टरी हृदय को लोही पहुंचाती है। तो हॉस्पिटल में परसेंटेज वाले ब्लॉक बताते हैं तो पेशेंट्स और रिलेटिव पैनिक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्लॉक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकते हैं, कैल्सीफाइड हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल के हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और जितना बड़ा ब्लॉक उतना वो स्टेबल होता है, लेकिन लोग डर के मारे फिर सर्जिकल इंटरवेंशन में चले जाते हैं और सर्जिकल इंटरवेंशन में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, किडनी पेशेंट्स है, अथवा जिसका पंपिंग कम है, वो लोग सर्जिकल बाईपास सर्जरी में जाएंगे तो उनका पंपिंग और कम होगा और कॉम्प्लिकेशंस डायबिटिक के और किडनी के बढ़ेंगे। अच्छा, स्टेंटिंग में भी क्या है कि स्टेंटिंग में स्टेबल कंडीशन में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का सर्कुलर है कि स्टेंट ए डे आफ्टर स्टेंट ऑफ एक्यूट इवेंट इज नॉट यूजफुल एट ऑल। उससे नुकसान होता है। आप एंजियोग्राफी जब भी कराते हो तो कैथेटर जैसे हाथ से या पैर से एओर्टा में जाता है तो पूरा एंडोथेलियम डैमेज होता है और डाई की वजह से भी एंडोथेलियम और किडनी डैमेज होती है। तो एंजियोग्राफी का एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एंड थेलियम सेस्टामीबी हार्ट स्कैन। और दूसरा एक ब्रांड स्टैंडर्ड टेस्ट है इकोकार्डियोग्राफी एंड ब्लड टेस्ट एंड ईसीजी कार्डियोग्राम। तो नॉर्मली हमारे पास लोग आते हैं डरे हुए कि भाई हमको बाईपास में नहीं जाना है, डॉक्टर साहब ने 99%, 90% ऐसे मल्टीपल ब्लॉकेज बता दिए हैं और किसी का ऑनगोइंग इस्केमिया के हिसाब से इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, हाइबरनेटिक मायोकार्डियम और स्टनिंग मायोकार्डियम के हिसाब से, और किसी का पंपिंग नॉर्मल होता है 60% जैसा, फिर भी ब्लॉकेज बताते हैं। जैसे ये पेशेंट है तो उनको मल्टीपल ब्लॉकेज बताया है लेकिन उनका पंपिंग LVEF नॉर्मल है। तो उनको बाईपास की सलाह दी गई थी और बाईपास के लिए वो तैयार नहीं थे, तो उन्होंने ECP जो वर्ल्ड रिनाउंड एक्लेम्ड प्रोसीजर है, कि जो FDA अप्रूव्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको उन्होंने चुना और आज उनका डे बाय डे रिजल्ट इतना बढ़िया आ रहा है और ग्राफ और उनका रेशियो वगैरह इतना बढ़िया आ रहा है और फिजिकली उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ गया, उनका जो चेस्ट पेन है वो खत्म हो गया, तो वो रेज्यूनेटेड फील करते हैं। जब बाईपास में क्या होता है, बाईपास के बाद में आप लो फील करते हैं क्योंकि सर्जरी के बाद ये जो हार्ट लंग मशीन पे ले जाते हैं, वेंटिलेटर पे ले जाते हैं, तो पेशेंट का पंपिंग कंप्रोमाइज होता है। स्टेंटिंग में भी ऐसा होता है कि पंपिंग बढ़ता नहीं है लेकिन कंप्रोमाइज होता है। तो ECP एक ऐसी ट्रीटमेंट है कि जो हृदय डायस्टोली में होता है, रिलैक्स होता है, तब पैर में से नीचे से ऊपर की तरफ 50 मिलीसेकंड से सेंट्रल एओर्टिक प्रेशर सीधा जाता है, कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर बढ़ाता है और कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर बढ़ने से और सीएस स्ट्रेस से मायोकार्डियल परफ्यूजन बढ़ता है और वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर, हिपेटोसाइट रिच ग्रोथ फैक्टर वगैरह का स्त्राव होता है। तो नई नई ट्यूब्स और आर्टरीज बनती है और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड का डोनेशन से और एंडोथेलियल डिस्फंक्शन में सुधार, इम्प्रोवाइजेशन से एंडोथेलियल फंक्शन इम्प्रूव होता है। तो पेशेंट्स की वेसल डायलेट होती है जहाँ ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज वाली वेसल भी डायलेट होती है और सराउंडिंग ब्लड फ्लो इतना बढ़ जाता है नई ट्यूब्स और डॉर्मेंट वेसल्स का ओपन होने से कि पेशेंट्स को भरपूर मात्रा में हृदय के पूरे भाग में ब्लड सप्लाई मिलता है। वो हमने पहले हर एक पेशेंट में हम थेलियम सेस्टामिबी स्कैन कराते हैं, तो आफ्टर ECP जो मायोकार्डियल डिफेक्ट्स थी जहाँ ब्लड नहीं पहुंच रहा था वहाँ पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आता है। तो कहने का मतलब ये है कि ECP
नॉर्मल पंपिंग वाले पेशेंट और जिनको मल्टीपल ब्लॉकेज है वो भी ले सकते हैं, और जिसका पंपिंग कम है, एकदम कम हो गया है और मल्टीपल ब्लॉकेज है, वो भी ले सकते हैं। और पंपिंग बढ़ाने का काम ईसीपी वेरी साइंटिफिक रूप से करती है, क्योंकि ईसीपी जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आफ्टर लोड कम करती है, तो हृदय का रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए पेशेंट्स का पंपिंग बढ़ता है। और दूसरा कार्डियक इंडेक्स बढ़ता है, और एएनपी का सिक्रीशन 15 मिनट के बाद होता है, तो वॉल्यूम डिप्लेशन होता है और कार्डियक हाइपरट्रॉफी कम होती है। लेकिन आजकल क्या है कि इतनी बढ़िया ट्रीटमेंट है कि जो कार्डियक साइकिल और बीट टू बीट आपको बेनिफिट दे रही है, हार्ट को पूरा रिवास्कुलराइज कर रही है, चाहे जितने भी ब्लॉक हो, चाहे कैल्सीफाइड आर्टरीज हो, सब में ये ईसीपी रीरूटिंग ऑफ ब्लड फ्लो से, और कल्प्रिट आर्टरी जो ब्लॉकेज वाली आर्टरी है उसको भी खोल के ईसीपी पूरा हार्ट को रेजुनेट करके पंपिंग बढ़ा देती है, और ब्लॉकेज का कोई रिस्क रहता नहीं है। साथ में एलोपैथी दवाइयाँ लेनी जरूरी होती है, लेकिन ईसीपी में कम रहती है, और डाइटरी चेंजेस और अपने जीवन प्रणाली में चेंजेस करना जरूरी है। अब कार्डियोलॉजी फेटर्निटी में एक ट्रीटमेंट आई है, एकाउस्टिक वेव से पेशेंट की छाती पे ऐसे डायरेक्टली लेजर डालते हैं, और वो लोकेलाइज सेगमेंट में दावा करते हैं कि वो एक नली को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन दैट इज ईएसएमआर ट्रीटमेंट इज नॉट एफडीए अप्रूव्ड। आपको टेम्पररी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसका कॉम्प्लिकेशन ऐसा है कि कभी कभी पेशेंट्स का एंडोथेलियम डैमेज हो जाता है, सेल स्केलेटन डैमेज होता है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है। तो ईएसएमआर ट्रीटमेंट जो है वो एक कंपनी बना रही है मशीन, और उसको प्रमोट कर रही है, लेकिन दैट इज नॉट अप्रूव बाय एफडीए एट यूएसए। तो कोई जगह पे एफडीए ने उसको अप्रूव नहीं किया है। तो आपका हार्ट वीक हो गया है, पंपिंग कम है, मल्टीपल ब्लॉकेज है, अथवा पंपिंग ज्यादा है, मल्टीपल ब्लॉकेज है, और आपको सर्जरी से बचना है, और आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज है, किडनी डिसीज है, अथवा आपको इस्केमिक स्ट्रोक है, तो आप कार्डियक साइकिल के रेसिप्रोकेट होके चलने वाली एफडीए अप्रूव ईसीपी ट्रीटमेंट का लाभ लीजिए। आपको जिंदगी भर सर्जरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार।